Okay, so we will begin with the your first chapter of C Enter Financial Management, which is ratio analysis. अब देखो मैं तुमको यहाँ पे प्रॉपर आई एम नॉट हियर टू टीच यू ऑल द formulas and everything of all the ratios that you can very well read, but I am just here to clear the basic thesis and why this chapter does only exist in the first place. So I mean we are all firm with the ratio thing कि ratio क्या होता है. It's basically nothing but a formula which you can rote learn and everything, but आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें एनालिसिस पार्ट क्यों है, एनालिसिस वर्ड क्यों लिखा हुआ है, एंड हाउ रेशियो कैन help me at different phases in my professional journey even after I become a chartered accountant and during my exams also, like how can I what should be my way of teaching if there is any ratio in any subject anywhere in the course during the journey, how should I approach it. So माई बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ यू शुड नॉट गो कि भाई ये मेरा रेशो का फॉर्मूला है, मैंने इसको याद कर लिया, फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, वो कैसे डिराइव होगी, बिट्टा कैसे आएगा, RFO कैसे आएगा, COGS कैसे आएगा. नहीं, देख द थिंग इज़ कि देर आर मल्टीपल यूजर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हाउ विल दे एनालाइज. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू ए डॉक्टर, अगर तुमको सपोज ब्लड के रिलेटेड कुछ भी इशू है, उसको लगता है कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट होना चाहिए, तो उसमें वो 4-5 टेस्ट लिख के दे सकता है, RBC काउंट, WBC काउंट, हेमोग्लोबिन एंड एवरीथिंग. उसको आप मेजर करते हो, दिस इज़ नथिंग बट अ रेशियो ओनली कि ठीक है फॉर एवरी 10 ml ऑफ ब्लड देयर शुड बी these many WBC, there is many RBC. So this is nothing but a ratio analysis. उससे एक आइडिया लगता है रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द अंडरलाइंग जिस पे आप एनालिसिस कर रहे हो. सिंपल, आई विल गो विथ योर फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 कंपनीज इन योर फ्रंट, दोनों मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, दोनों 100 करोड़ का रेवेन्यू करती है. अब आप जाते हो EBITDA कितना कर रही है, बिकॉज यू आर इन डिफरेंट बिटवीन बोथ द कंपनीज क्योंकि वो सेम रेवेन्यू कर रही है. नाउ यू थिंक कि भाई चलो EBITDA लेवल्स देखते हैं. सपोज EBITDA एक कंपनी कर रही है 10 करोड़ का, एक कर रही है 12 करोड़ का. अब इसमें आपको प्राइमा फेस देख के लगेगा कि 12 करोड़ वाली कंपनी बैठी है, बेटर है, मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ. बट हाउ यू विल एनालाइज फर्दर इज़, फॉर एग्जाम्पल वो 12 करोड़ वाली कंपनी क्या कर रही है, अपने कस्टमर्स को 1% लोअर पे गुड सेल करती है टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर. बट उससे हो क्या रहा है, उसका डेटर्स का लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है. सो जो कैश कन्वर्जन है वो नहीं हो रहा है. तो सो इफ़ यू गो इनटू कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड सी कि भाई चलो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेटेड कितना हुआ. अब उसने 12 करोड़ का EBITDA करना एक चीज़ होती है, बट टू कन्वर्ट दैट 12 करोड़ का EBITDA इन कैश फॉर्म इज़ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो आप देखते हो तो भाई वो 12 करोड़ के बिड्डा पे कल 4 करोड़ का कैश जनरेट कर पा रही है, वेरेज जो 10 करोड़ की कंपनी है वो भी मे बी 8 से 9 करोड़ का बिड्डा बुक्स पे ला पा रही है, कैश पे ला पा रही है फॉर अवेलेबल टू बी इन्वेस्टेड और मे बी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वट एवर इट इज़. बट द पॉइंट इज़ कि वो कैश जनरेशन उसका है. अब देखा जाए तो अब मैं इसको कैसे एनालिसिस कर सकता हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को कैश जनरेशन देखना है, मैं सिंपली एक फॉर्मूला डाल लूँगा. सपोज आप एक्सेल शीट में आपको पता है यहाँ पे बिट्टा दे रखा है, यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, यू विल सिंपली डू इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई बिट्टा. दिस इज नथिंग बट योर वन ऑफ द रेशियो. अब ये सपोज तुम्हारी बुक्स में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, बट यू हैव यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ योर एनालिसिस एंड नथिंग वी डू इन दिस चैप्टर इज़ कि भाई जो कॉमनली यूज्ड रेशियोज़ है, जो किसी भी स्टेक होल्डर के काम आते हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं. बाकी रेशियो कैन बी अनलिमिटेड. यू पुट एनी 2 फिगर ऑफ द बैलेंस शीट, डू डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एनीथिंग एंड इट विल बी अ रेशियो. द डिफरेंट पार्ट इज़ कि ठीक है उससे कुछ एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकलता है, दैट इज़ फॉर अ डिबेट. बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज़ ऑफ यूज़ फॉर यू एंड यू कंपेयर इट विथ समवन एल्स and come out with a figure in percentage, maybe in times or anything, that is nothing but a ratio. अब वो एनालिसिस पार्ट के लिए कैसे यूज़ होता है ये आप समझ पाओगे फ्रॉम द यूज़र्स पर्सपेक्टिव. अब आज एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन डिफरेंट यूज़र्स हो सकते हैं. पहले मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. सपोज यू आर एन इन्वेस्टर. अब तुम एज एन इन्वेस्टर क्या देखोगे कि भाई मेरे को अच्छी ग्रोथ चाहिए कंपनी में, अच्छे वैल्यूशन पे चाहिए, ठीक है, कंपनी ज़्यादा NPA ना कर रही हो, फिर इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब आप देखने वाले हो. तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी एज अ इन्वेस्टर. लेकिन अब यही मैं बैंकर के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ. सपोज बैंकर को उस कंपनी के अंदर लैंड करना है, इट वांट टू गिव इट अ लोन, या फिर IMM भी, चलो मैं पहले बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ. अब बैंकर उसमें क्या देखेगा कि भाई फॉर एग्जांपल सपोज इसको एट द एंड ऑफ द ईयर्स आउट ऑफ 1000 करोड़ का लोन मेरे को 10 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है, या फिर 50 करोड़ का प्रिंसिपल पे करना है, तो मोटा मोटी 60 से 70 करोड़ का इसको मेरे को सर्विस करना है, मतलब मेरे को रीपे करना है. तो इससे व्हाट आई विल कंपेयर इट विथ कि भाई कंपनी के पास मेरे को देने के लिए पैसा कितना है. वो किस फ्रंट पे देखूंगा कि कंपनी ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया उसके वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस हो गए, उसका कंट्रीब्यूशन आ गया जिसको आप EBITDA बोल लो फॉर एग्जांपल,
राइट। अब EBITDA सपोज कंपनी के पास 200 करोड़ का बच रहा है, तो इट कैन सर्विस मी 3 टाइम्स, क्योंकि इसके पास इसके बाद पेमेंट कौन सा आने वाला है, इंटरेस्ट पेमेंट, जहाँ पे मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ हूँ एज अ बैंकर। तो आई विल सी कि भाई मेरा मेरी जो भी उसकी आउटस्टैंडिंग है इन्हें ना, मतलब ऑब्लिगेशन है, दैट इज़ ऑफ 70 करोड़ एंड इट इज़ डूइंग 200 करोड़ का EBITDA, मतलब ऑलमोस्ट आई एम 3 टाइम्स सेफ, लाइक 2.9 और वगैरह। तो इससे आपका क्या निकल के आ गया कि डेट विच इज़ द बैंक इन आर कैश, तो डेट का जो भी उसको सर्विस करना है मेरे को पेमेंट्स इन ईयर, तो आई विल कॉल इट डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कि मैं कितने टाइम्स कवर। अब इफ़ दिस इज़ बिलो 1 देन इट इज़ अ डेंजर सिग्नल। अब इसमें भी देखो, जो अपने को बुक्स में सिखाया जाता है कि फिर अपन 11th-12th में पढ़ते थे TS ग्रेवाल में कि भाई 2:1 का करंट रेशियो अच्छा होता है, यू शुड बी हैविंग ट्वाइस द करंट एसेट ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज इन द बुक्स, इट इज़ अ गुड थिंग, बट दैट कैन डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। आपने ये भी सुना ही होगा वापस कहते हुए कि भाई उधार के पैसे से जो धंधा करता है दैट इज़ अ गुड थिंग। तो अगर आप देखा जाए तो आप उधार के पैसे से धंधा करोगे तो आपका मतलब करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ेगा, करंट एसेट्स कम होगा। इन दैट केस तो योर करंट एसेट कैन बी नेगेटिव एज वेल। इफ यू विल सी देयर आर मेनी कंपनीज विच हैव नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। सो there is no one word answer to what should be the optimal ratio any of it, that depends upon the case to case। वो आपको अपना डिराइव करना होता है कि ठीक है मैं ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करूँगा जिसका सबसे सपोज कम से कम 10% का EBITDA मार्जिन कर रही हो, 8% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कर रही हो, मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा, वो आपका कॉल है। एज ए इन्वेस्टर आई मैं भी लुकिंग फॉर अ 20% EBITDA मार्जिन कंपनी। अब मैं एक और एग्जांपल उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स पिक 2 पॉइंट एनालिसिस। नाउ सपोज आप CA क्लियर करते हो, नाउ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। नाउ देयर विल बी नॉट गोइंग इनटू द नेटिग्रिटीज़ कि भाई ये इंडस्ट्री, बट एक बेसिक होता है कि ग्रोथ इंडस्ट्री होती है और एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होता है। एस्टेब्लिश्ड के अंदर सब आपको मैट्रिक्स पता होते हैं, एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है कि ठीक है मैं इतनी अर्निंग्स कर सकता हूँ, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन मोटा मोटी बैठेगा, इतना मैं रेवेन्यू कर लूँगा। अब उसके अंदर क्या होता है ना, वन लाइन ऑफ बिजनेस इसकी भाई ठीक है पेपर थिन मार्जिन है, मैं 1-2% का मार्जिन करूँगा, लेटेस्ट से डेयरी प्रोडक्ट, बट उसमें होगा क्या, होगा ये कि भाई डेली आज सुबह दूध उतरा शाम को चला गया, मतलब इन्वेंट्री के अंदर मेरा ब्लॉकेज केवल 1 दिन का है, मतलब साल में मैं 365 बार इन्वेंट्री घुमा पाऊँगा। अगर मैं केवल 0.5% के मार्जिन पे भी काम करता हूँ ना, तो 0.5% आई विल अर्न 365 डेज, राइट। तो दिस विल बिकम लाइक 182.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। अब अगर इसमें आप डेट का कंपोनेंट भी लोगे, मैंने मेरे बिजनेस में 100 रुपये लगाया था, 100 में बैंक से लेके आया, तो अब मैंने जो 182.5 कमाया है दैट इज़ ऑन द होल ऑफ द कैपिटल, बट मेरे 100 पे मैंने डबल कमाया बिकॉज मैंने 200 रुपये से काम किया, तो वो हो जाएगा मेरे लिए ऑलमोस्ट 365% का रिटर्न ऑन इक्विटी। लेट्स कीप इट सिंपल। तो मैंने क्या किया, एक रिटर्न ऑन इक्विटी का फिगर था, या मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ। वो बोला कि भाई मेरे को मेरे धंधे से सपोज 100% का रिटर्न ऑन इक्विटी ईयरली जनरेट करना है। अब उसके 2 तरीके हैं, एक मैं बोलता हूँ कि भाई मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बनता हूँ, या फिर मैं एक स्टार्टअप बनता हूँ जिससे मुझे सपोज 1 साल में एग्जिट चाहिए, या फिर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करूँगा, एक AI बॉट डेवलप करूँगा, उसको डेवलप होने में 1 साल लगेगा। तो अब पूरा 1 साल का मेरा डेवलपमेंट फेज़ है, लास्ट में जाके वो मेरा सेल होगा और उसी पे मैं सपोज 100% प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करूँगा। सो दैट कुड बी वन थिंग। उसमें मैंने क्या किया, 100% का मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी का जो टारगेट था वो मैंने अचीव किया, बट हाउ कम, ओनली बाय एग्जिटिंग, मतलब सेलिंग दिस फॉर 1 टाइम। वेर इज़ मैं आई एम लाइक कि यार नहीं, मेरे को इतना रिस्क नहीं लेना है, आई विल गो विथ समथिंग कन्वेंशनल थिंग जिसके अंदर आज मैंने माल ख़रीदा, कल या परसों मेरा बिक जाए और मैं 2-3% कमा लूँ, मैं खुश हूँ। ऐसा मैं साल में 50 बार करूँगा एंड एट द एंड मैं वही 100% पे पहुँच जाऊँगा, इसमें रिस्क कम है। तो इससे क्या हो रहा है, सपोज़ आपने देखा कि हाँ ठीक है चलो एक सीमेंट का जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अब उसमें सपोज़ 2 से 3% का हर कट्टे पे मार्जिन बैठता है, लेकिन स्टॉक करना पड़ता है आपको अराउंड 15 to 20 डेज़ के लिए। तो आप देखोगे 15 to 20 डेज़, अच्छा ठीक है, मतलब साल में मेरे कितनी बार माल आएगा, कितनी बार जाएगा, ये आपका हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि इन्वेंट्री कितनी बार चर्न कर रही है, राइट। सो दैट इज़ 365 डेज़। उसके अंदर एक बार आपकी इन्वेंट्री कितने दिन के लिए रुकती है स्टॉक के अंदर, सपोज 18 डेज़, तो 20 टाइम्स इज़ योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब हो गया कि 20 बार मेरे गोदाम के अंदर गुड्स आएंगे और जाएंगे। ऐसा 20 बार रिपीट करने वाला हूँ मैं पूरे साल के अंदर। अब 20 बार मैंने ऐसा किया और सपोज एक बार मैं 2.5% कमाता हूँ, तो मेरा 20 × 2.5% 50% का मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। अब उसको मैं लीवरेज के साथ अटैच कर सकता हूँ। दिस इज़ बेसिकली नथिंग बट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। बट अगर सपोज मेरा डेट टू इक्विटी 1:1 का है, कि मैं आधा डेट का पैसा उठा रखा है, आधा मेरा घर का पैसा है, तो उस केस में वो 50% हमारा 100% हो जाता है। सो द बेस्ट लाइन टू सम अप, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे कि भाई यू शुड नॉट बी लुकिंग एट द रेशियोज़ फ्रॉम जस्ट फार्मूला पर्सपेक्टिव, कि भाई एक फार्मूला है, मुझे रोट लर्निंग करनी है, एग्जाम में जाके लिखना है, आंसर लाना है।
trust me, this is the best power in your hand. Once you become a qualified in your interviews everywhere, you do analysis of a company, their balance sheet. This is gonna be useful throughout your lifetime. आप खुद का धंधा भी करते हो. दिस इज़ वॉट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू कि भाई मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि व्हाट बिजनेस आई वांट टू डू. एंड मतलब एक मेरे को क्लियर होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आज आप देखोगे तो रिलायंस एंड डीमार्ट बोथ आर इनटू रिटेल बिजनेस, राइट. बट सो बेसिकली रिटेल बिजनेस को हम एक चीज़ पे कंपेयर करते हैं कि भाई पर स्क्वायर फिट वो कितने की सेल जनरेट करता है. तो सपोज एक डीमार्ट की शेल्फ है, 1 स्क्वायर फिट का अगर मैं एरिया पकड़ूँ, राइट, तो वो कितने की सेल जनरेट कर रहा है. दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 टाइम्स ऑफ रिलायंस रिटेल. इसलिए आज आप देखोगे तो जो रिलायंस रिटेल के डीमार्ट के काफ़ी कम स्टोर्स है, फिर भी उसको कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन मिलता है रिटेल से, क्योंकि उसने फोकस किया है पेपर थिन मार्जिन. मैं मार्जिन कम रखूँगा लेकिन मेरी इन्वेंट्री का चर्निंग फास्ट होगा. आया गुड 2 दिन में रवाना, मतलब उससे ज़्यादा शेल्फ पे रुकना नहीं चाहिए. सो you can see and analyze your own business or maybe others business from an investment perspective, lending perspective, even from creditors perspective. आपको लगता है कि चलो मेरे को इस कंपनी को उधार पे माल बेचना है, अब सपोज बड़ा अमाउंट है, अब एट दी एंड डर तो रहेगा ना कि विल दे बी एबल टू रीपे. तो आई विल सी कि भाई देखते हैं कैश फ्लो, देखते हैं कंपनी का कैश भी जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है. ऐसा तो नहीं कि आगे वापस उधार पे माल बेच रही है कंपनी के पास एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ पैसा ही नहीं है, तो मेरे को पैसा कहाँ से देगी. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई कैन सी. सो bottom line, just shift your mindset from the perspective of कि जो आपने 11th 12th में किया था कि सिंपली बहुत सारे रेशियोज थे, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये वो आपने सब मगअप कर लिए एंड आपका एग्जाम में काम हो गया. थिंक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हाँ मेरे को एनालिसिस पार्ट से इस पर वर्क करना है. आई विल सी वन रेशियो एंड आई विल ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ द AI योर प्रोफेसर एंड सी कि वो बोलना क्या चाह रहा है. रेशियो डेट टू इक्विटी तो कहना क्या चाह रहा है, हाउ डेट टू इक्विटी इज कनेक्टेड विथ योर फाइनेंशियल लीवरेज, ऑल दिस थिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ. इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है. अब जैसे मैं सिंपल अपने सेकंड टॉपिक पे चलता हूँ कि पार्टीज़ एंड यूज़ केस. तो फॉर एग्जांपल अब मैंने वही बताया अभी आपको कि इफ़ यू आर अ बैंकर यू विल लुक एट मे बी योर नेट एज अ बैंकर यू कैन सी कि भैया तू NPA कितना कर रहा है. सपोज़ आपको किसी बैंक में इन्वेस्ट करना है, अपने इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से चलते हैं. अब आप एक FMCG कंपनी के अंदर तो देख लोगे कि भाई इसका वॉल्यूम ग्रोथ कितना आया, ठीक है, इसने मार्जिन कितने का किया. सपोज़ पतंजलि है या फिर रिलायंस है जो खुद के स्टोर खोल के बैठी, तो भाई सेम स्टोर से कितना ग्रोथ आया एंड कितने इन्होंने नए स्टोर खोले, वो सब देख सकते हो आप. अगर इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ बैंक तो आप देखोगे भाई इसका सबसे पहले लीवरेज कितना है, कितना डेट टू इक्विटी है, कितने टाइम से लीवरेज्ड है. फिर आप इसको देखोगे भाई रिटर्न ऑन एसेट कितना जनरेट करती है. तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, कहीं ना कहीं तो मैं पहुँच जाऊँगा रिटर्न ऑन इक्विटी पे. सो दिस इज़ बेसिकली यूज़ केस ऑफ योर रेशियो. अब मैं करंट एसेट मतलब वो तुम्हारा करंट रेशियो नहीं देखने वाला हूँ बैंक के केस में, राइट. इट इज़ अटर नॉन सेंस, आई मीन वो किसी सेंस का ही नहीं है. उसमें मेरे को एडवांसेस और लोन्स देखना है, राइट. तो मैं उसमें करंट एसेट का मेरा कोई मतलब करंट रेशियो का कोई यूज़ ही नहीं रहा है. सिमिलरली सॉल्वेंसी रेशियोज जो होते हैं वो एक मैं एज ए लेंडर देखूंगा कि भाई जिसमें मैं लैंड करने वाला हूँ द बोरोवर इज़ सॉल्वेंट और नॉट. आई मीन विल ही बी एबल टू रीपे और रीपे माई ड्यूज़ एंड एवरीथिंग. तो उसके लिए मैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो देख लेता हूँ कि भाई जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है. या आई थिंक दिस इज़ मोर और लेस डन फ्रॉम माई